प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11-12 के लिए जो एनसीईआरटी द्वारा बुक अधिकृत की गई है अभिव्यक्ति और माध्यम, उस अभिव्यक्ति और माध्यम का जो पहला पाठ है जन संचार माध्यम, उसको बताने जा रहे हैं। संचार, सबसे पहला उसका जो शीर्षक है संचार है क्या। संचार चर धातु से बना है जिसका अर्थ होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, यही संचार है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। जैसा कि हमने बताया कि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि बिना संचार के कोई रह सकता है। जब भी हम अपने मित्र से भी प्रातःकाल या शाम को मिलते हैं, 12 घंटे 24 घंटे के बाद भी अगर मिलते हैं, 12 से 24 घंटे के बाद, तब हम उससे पूछते हैं कि और मित्र बोलो, क्या समाचार है, कैसे हो। हम यह जानना चाहते हैं कि कोई उसके संबंध में नया समाचार तो नहीं है। हम यह जानने का प्रयास करते हैं, भले ही 6 घंटे बाद ही, 10 घंटे बाद भी अजीज मित्र अगर है तो जब मिलता है या फ़ोन पर भी हम बात करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कैसा है। तो यह भी एक संचार का ही हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त चुपचाप बैठा है तो तुरंत पूछते हैं हम कि क्या आप नाराज़ हैं, क्या बात है उदासी का। इसका मतलब भी यही है कि हम संचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। दूध मुँहे बच्चे की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाता है। जब उसे भूख लगती है तो रो करके अपनी सूचना को अपनी माँ तक संचारित करता है। फिर माँ उसके रोने को सुन करके आती है और उसे दूध पिलाती है। तो हमने जैसा बताया, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर थ्रेम ने कहा भी है, संचार की परिभाषा देते हुए, कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। अब हम देखते हैं संचार के तत्व कौन कौन से हैं। दूसरा पॉइंट्स, जब हम संचार करते हैं तो सबसे पहले स्रोत की आवश्यकता है। स्रोत या संचारक, जहाँ से सूचना का संचरण किया जाता है, जहाँ से सूचना दी जाती है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत संचारक से ही होती है या स्रोत से। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार या संदेश या भावनाओं को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे कहते हैं
संचार प्रक्रिया। जिस भाषा में संचारक अपने सूचना को, संदेश को प्राप्तकर्ता तक भेजना चाहता है, उसे किसी भाषा में जब लिखता है उसे हम बोलते हैं कूटीकृत या एन्कोडिंग। कूटीकृत या एन्कोडिंग पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एन्कोडिंग क्या है, और इसी के अपोजिट है डिकोडिंग, वो आगे हम बताएंगे। तो कूटीकृत या एन्कोडिंग बोलते हैं जिस भाषा में संदेश को संचारक सूचना को देने के लिए तैयार करता है, लिखता है, उसे एनकोडिंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा है इसका संदेश। किसी भी संचारक को सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ, जिस अर्थ में जो बताना चाहता है, बिल्कुल वही संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए, इस बात का ख्याल रखना अति आवश्यक है। इसलिए किसी भी संचारक को सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। तो संदेश प्राप्तकर्ता के अनुसार भाषा का, सरल भाषा का प्रयोग करके होना चाहिए। इसके बाद स्रोत से प्राप्तकर्ता तक, रिसीवर तक पहुंचाने के लिए बीच में एक माध्यम की भी आवश्यकता होगी। संदेश को किसी माध्यम, जैसे चैनल भी कह सकते हैं, के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना, किसी न किसी चेन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये सब कुछ भी हो सकता है, माध्यम हो सकता है, या किसी को पत्र लिख करके किसी संदेशवाहक द्वारा। तो इन सब चीज़ों को हम माध्यम कहते हैं। इसके बाद है लास्ट प्राप्तकर्ता, यानी रिसीवर भी इसको बोलते हैं। कूटवाचन यानी डिकोडिंग करना, एनकोडिंग करके स्रोत संदेश को किसी माध्यम से रिसीवर के पास, प्राप्तकर्ता के पास भेज देता है। तो उस भाषा को प्राप्तकर्ता समझता है, समझने की कोशिश करता है, प्राप्त संदेश में क्या अर्थ छुपा है उस अर्थ को जानने की कोशिश करता है, और जब वह जानता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिकोडिंग। एनकोडिंग का उल्टा डिकोडिंग, जो प्राप्तकर्ता करता है उसे। तो एनकोडिंग डिकोडिंग भी साथ में समझ लिए। इसके बाद प्राप्तकर्ता और क्या काम करता है? संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है। प्राप्तकर्ता की ही अहम भूमिका, स्रोत और प्राप्तकर्ता, इन दोनों की अहम भूमिका, प्राप्तकर्ता की अहम भूमिका। अगर हम कोई भी संदेश किसी भी माध्यम से भेजते हैं लेकिन रिसीवर तक, प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता है, तो वह सफल संचार प्रक्रिया कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो प्राप्तकर्ता तक सूचना को संचारित करना है, पहुंचाना है। वह संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है, यहाँ से शुरू होता है और आखिरी लक्ष्य प्राप्तकर्ता ही होता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह अपने मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, अपने हिसाब से। जब संदेश उसको मिलेगा तो उस संदेश से वो कितना संतुष्ट हुआ, नहीं हुआ, वो उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। उसी प्रतिक्रिया को बोलते हैं फीडबैक। ये नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। तो फीडबैक दोनों तरह के मिल सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। प्राप्तकर्ता जहाँ से स्रोत है, स्रोत को जब सूचना देता है, अपना फीडबैक जब देता है, प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक,
इसको बोलते हैं फीडबैक। इसके बाद एक पॉइंट इसमें और है, शोर। स्रोत से संदेश को किसी भी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, बीच में जो भी बाधा उत्पन्न होती है, इस बीच में किसी भी तरह का बाधा हो सकता है, चाहे वो चैनल की बाधा हो, आवाज़ की स्पष्टता का बाधा हो, मिसप्रिंटिंग का बाधा हो, या अर्थ न समझने की बाधा हो। किसी भी तरह की बाधा अगर उत्पन्न हो रही है, स्रोत से सूचना पूरी तरह प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता है, तो उस बाधा को बीच में बोलते हैं शोर। इसके बाद है संचार के प्रकार। अब हम देखते हैं संचार के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसका सांकेतिक या मौखिक संचार, संचार को हम संकेतों के द्वारा या अमौखिक बिना बोले, हम जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का संचरण करते हैं, पहुंचाते हैं, उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है यह इशारा ही भी संचार है, और यही है वो सांकेतिक संचार। इसके बाद है मौखिक। मौखिक संचार क्या होता है? जब हम बोल करके सूचनाओं का संचरण करते हैं, बुलाते हैं या कोई संदेश देते हैं, बोल करके, उसे मौखिक संचार कहते हैं। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहां मौखिक और अमौखिक दोनों संचार एक साथ हो जाता है। ये वो कंडीशन तब आता है जब हम अपने से बड़े को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, तो मुंह से बोलते भी हैं और हाथ जो जोड़ते हैं, तो यहाँ मौखिक और अमौखिक दोनों प्रकार के संचार हो जाता है। इसके बाद अगला है अंतः वैयक्तिक संचार। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं होती है। यह अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी संचार प्रक्रिया के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। अंतःव्यक्तिक मतलब हम स्वयं अपने को कोई सूचना का संचरण करते हैं अपने अंदर, उसे अंतःवैयक्तिक संचार करते हैं। वो कैसे होता है? हम जब कोई प्लान करते हैं, सोचते हैं कि कल हम प्रातःकाल उठेंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, अपने लेसन का रिवीजन करेंगे, जो जो चैप्टर छूटा है उसके याद करेंगे, तब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। या और कोई भी प्लान कर लेते हैं, कल प्रातःकाल स्कूल जाकर हमें स्पीच देने हैं सबके सामने, तो उस स्पीच की हम तैयारी करेंगे, किस तरह से बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। इस तरह के जो भी हम प्लान करते हैं अपने मन में, उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। अंतःवैयक्तिक संचार किसी भी संचार का प्रारंभिक अवस्था होता है, शुरुआती स्टेज होता है। कोई भी संचार करना होगा तो हम पहले प्लान करेंगे। इसके बाद अगला है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को के अंदर जब हम सूचना का संचरण करते हैं, सूचना देते हैं, उसे बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। हम अपने मित्र को सूचना जब देते हैं, वह अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को सूचना का संचरण करता है, उसे हम बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हों, ऐसे इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। लेकिन इस अंतर्वैयक्तिक संचार की विशेषता यह होती है कि इसका फीडबैक तुरंत मिल जाता है। हम अगर किसी को कुछ सूचना देते हैं, कुछ बताते हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया वो करेगा, सामने जब रहेगा मेरे तो इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है। इसके बाद अगला है समूह संचार।
इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। हमारी जो क्लासरूम है, क्लासरूम में जो शिक्षक आकर के सूचना देता है, पढ़ाता है, तो यह एक समूह संचार का उदाहरण है। इस समूह संचार के द्वारा कक्षाएं तो चलती ही है, समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर भी बहस होती है। इसका एग्जाम्पल हम संसद भवन ले सकते हैं, जिसमें देश की समस्याओं पर चर्चा होती है, बिल पास होते हैं, वो भी समूह संचार का उदाहरण है। इसके बाद सबसे आखिरी है जन संचार और सबसे महत्वपूर्ण है। यह जन संचार आखिरी भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, जिसको बहुत डिटेल आगे पढ़ना है। तो जन संचार होता क्या है? जब हम संचार को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, व्यक्तियों के समूह के साथ, समूह इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें समूह के साथ, बड़े ग्रुप के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय, इसमें समूह में प्रत्यक्ष संवाद होता है, इसमें प्रत्यक्ष के नहीं होता, किसी यांत्रिक माध्यम से या टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीकी माध्यमों द्वारा जब हम सूचनाओं का संचरण करते हैं। यह जो वीडियो पढ़ रहे हो, तुम लोग देख रहे हो, यह वीडियो भी जन संचार का ही एक उदाहरण है, जो इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जा रहा है। तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग, बड़ा जनसमूह तक संवाद स्थापित होता है, सूचनाओं का संचरण किया जाता है किसी माध्यम के द्वारा, प्रत्यक्ष नहीं, उसे जन संचार कहते हैं। समूह में प्रत्यक्ष होता है और जन संचार में किसी माध्यम के द्वारा बड़े स्तर पर होता है। तो इतना ही, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जाएगी तो तुरंत पता चल जाएगा।